हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी की। इस वीडियो को मैं ओबीएस में यूज करना चाह रहा था वन नोट के साथ, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, ये पीडीएफ रोटेट करके भी चेक किया तो भी वो उसमें समस्या आ रही है। यानी कि इसमें जो पॉइंट मैं एडिशनल लिखना चाह रहा था और इस पीडीएफ में कुछ जो फैक्ट हैं यानी कि कुछ डेटा हैं, जैसे टोटल नेशनल पार्क हैं, वो थोड़े से पुराने हैं, बस वो चेंज करना चाह रहा था। तो इसलिए मैं ऐसा करना चाह रहा था। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो मैं आपको मौखिक बता दूंगा, उसको सुन लेना। बाकी जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें मैं बस सारे पॉइंट एक साथ लिख के आपको बता दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी में सबसे पहला पोर्शन है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण का हिंदी में पर्यावरण, अंग्रेजी में इन्वायरमेंट, फ्रेंच में बोलते हैं इन्वायरनर, और इसका अर्थ होता है घेरना, यानी कि घेरना, चारों तरफ घेरा हुआ। मोटी भाषा में इन्वायरमेंट का अर्थ है घेरा हुआ भाग। अब इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी की बात करें तो इस पे जो एक क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले बनता है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी अलग है, पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। क्वेश्चन में पारिस्थितिकी कई बार पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग किसने किया, तो आप कंफ्यूज मत होना। इकोलॉजी इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया। सन भी पूछ लेते हैं 1869 में, और उन्होंने पारिस्थितिकी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल, 1869 पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी शब्द जो बनता है वो है ओइकोस और लोगोस। ठीक है, ओइको लोगोस ग्रीक शब्द है। ओइकोस का मतलब है आसपास का क्षेत्र यानी कि सराउंडिंग एरिया, और लोगोस का अर्थ है या लोगोस का अर्थ है आसपास का अध्ययन, स्टडी अराउंड, यानी कि आसपास के क्षेत्र का अध्ययन होता है। ओइको लोगोस यानी कि इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, जो कि ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। अब आते हैं इकोसिस्टम, जो है पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र अभी अब पढ़ रहे थे, इससे पहले पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हमने बताया था 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र है वो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले ए.जी. टांसले द्वारा किया गया 1935 में। 1935 में ए.जी. टांसले। तो कैसे याद रखोगे, तंत्र और टांसले, बस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सन 1935 मिलान करने को भी आ जाता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि उसके आसपास का क्षेत्र पारिस्थितिकी, और उसके आसपास के क्षेत्र और उनकी अंतःक्रिया कहलाती है इकोसिस्टम, यानी कि ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि जो जीव जंतु और भौतिक चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे अंतःक्रिया करती हैं, पर्यावरण के साथ कैसे अंतःक्रिया करती हैं, वो कहलाता है इकोसिस्टम। अब पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र से हमें मिलता क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र अगर एक होगा, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र होगा तो मृदा का संरक्षण होगा, जल का संरक्षण होगा, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि ऐसे भी तो मिल सकता है, मान लो आप सारे जीवों को खाने लग जाओ फिर बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए एक कंट्रोल्ड पारिस्थितिकी तंत्र में आपको खाद्य पदार्थ की निरंतर उपलब्धता रहेगी, मृदा का संरक्षण रहेगा, उसका कटान नहीं होगा, उसकी उर्वरता बनी रहेगी, जल का संरक्षण होगा, दवाइयाँ औषधियाँ प्राप्त होंगी, प्रदूषण का निपटान होगा, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन सिंक की तरह काम करेंगे, और पदार्थों की रिसाइकलिंग भी होगी नेचुरल तरीके से। अब बात करते हैं जिस पे क्वेश्चन बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, यही क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा जैविक घटक यानी कि बायोटिक और अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक है, ऑप्शन में दे देंगे। तो जितनी भी जिंदा चीजें हैं, द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम कहलाता है जैविक घटक, और जितनी भी नॉन लिविंग है वो कहलाएगा अजैविक घटक। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे बायोटिक फैक्टर में, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, एक तालाब है तो उसके बायोटिक फैक्टर कौन होंगे, उसमें डक्स होंगी, मछलियाँ होंगी, पौधे होंगे, जलीय पौधे होंगे, बैक्टीरिया होंगे, जिंदा चीज़ें जितनी भी होंगी वो कहलाएगा बायोटिक फैक्टर, जैविक घटक। और इसके अलावा सनलाइट,
टेम्परेचर, सॉइल कंपोजिशन, जल की पीएच, यानी कि जितने भी भौतिक गुण होंगे, मिट्टी होगी, धूप होगी, जो जिंदा नहीं है वो अबायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो अजैविक घटक में भी 3 पार्ट होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स के, जिनमें एक होता है इनऑर्गेनिक जो कि कार्बनिक घटक नहीं है। इसके अलावा कार्बनिक घटक यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और भौतिक घटक यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, एक ये साइकिल दिखाई है, इसमें साइकिल की चर्चा एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है एनवायरनमेंट के, उसमें कर दिए, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सारी साइकिल हमने वहाँ पे बता रखी। जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक के भी 3 भाग होंगे। एक उत्पादक होगा जो भोजन का उत्पादन करेगा, एक उपभोक्ता होगा जो उत्पादक से भोजन ग्रहण करेगा, और एक अपघटक होगा जो उत्पादक उपभोक्ता दोनों की मृत्यु पर उनका अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन करेगा। यानी कि बायोटिक घटक के भी 3 पार्ट और अबायोटिक के भी। ठीक है, अबायोटिक के कार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक और फिजिकल कंपोनेंट होंगे, और इसके बाद जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट के प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 पार्ट मुख्य रूप से होंगे। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हरे पौधे इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? सूर्य के प्रकाश का और क्लोरोफिल के साथ। और फूड चेन में सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक। कंज्यूमर्स की बात करें, वो अपना फूड नहीं बनाएंगे, वो किसी और से भोजन ग्रहण करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन वो निर्भर किस पे होंगे? प्रोड्यूसर्स पे ही होंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई मांसाहारी है तो वो किसी शाकाहारी को खाएगा, और वो शाकाहारी किसको खाएगा? पेड़ पौधों को ही। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स डिपेंड किस पे हैं? प्रोड्यूसर्स पे ही हैं। अब डिकम्पोजर्स की बात करें, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो अलग अलग अवशेषों पर जीवित रहते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं। यानी कि जैसे कि वॉर्म, मशरूम, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया आदि ये डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि अपघटक होते हैं। फूड चेन की बात करें तो बॉटम में हमने बताया था प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि द लीफ, उसके ऊपर कैटरपिलर जो लीफ को खाता है, और उसके ऊपर फ्रॉग है, और उसके ऊपर स्नेक है, और स्नेक से सबसे ऊपर है वो ईगल है। ठीक है, और फूड चेन में कोई भी फूड चेन हो, सबसे टॉप पर कौन होते हैं? ह्यूमंस होते हैं, लाइन्स होते हैं, ईगल्स होते हैं, और प्लांट्स बॉटम पर होते हैं। और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, फूड चेन और फूड वेब में अंतर क्या होता है? जब श्रृंखला सीधी हो, यानी कि ये देख रहे हो लीफ से ऊपर कैटरपिलर, उसके ऊपर फ्रॉग, उसके ऊपर स्नेक, उसके ऊपर ईगल, एक सिंपल सी लाइन गई है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो चेन होती है। और जब चेन इधर उधर मिक्स हो जाती है, उलझी हुई, यानी कि एक ही प्राणी को कई जीव खा सकते हैं, फिर दूसरे को तीसरा, तीसरे को कई जीव, उस तरह से एक जाल बन जाता है। यानी कि ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connection amongst different organisms of a biotic community. It is also known as consumer resource system. यानी कि अब ये चूहा है, इसको ईगल भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है, तो इस तरह। और ये खरगोश है, इसको सांप भी खा सकता है, और कौन खा सकता है? ईगल भी खा सकता है। तो अब ये फूड वेब हो गया, यानी कि थोड़ी सी कठिन जटिल संरचना हो गई, सिंपल से नहीं हुई, तो वो कहलाई फूड वेब। अब बात करें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पर प्रभाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हमने बताया सोलर एनर्जी से प्लांट्स क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे, तो प्लांट्स हो गए प्रोड्यूसर्स। उसके बाद शाकाहारी जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद जो छोटे मांसाहारी होते हैं वो कहलाते हैं स्मॉल कार्निवोरस यानी कि छोटे मांसाहारी। और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्रमबद्ध रूप से स्थानांतरित हो जाती है। अब आता है कंसेप्ट ये आता है कि क्या पूरी की पूरी ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है एक लेयर से दूसरे लेयर तक जाने में? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने में क्या पूरी ऊर्जा चली जाती है? नहीं, यही आगे आप नियम पढ़ेंगे। तो ये है लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम। कुछ क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाता है। यानी कि
अगर नीचे किसी के पास 10,000 जूल ऊर्जा है तो उसके ऊपर जो ऊर्जा जाएगी वो मात्र उसकी 10% जाएगी, यानी कि 1,000 जूल, और उसके ऊपर पोषक स्तर पर उसकी 10% यानी कि 100 जूल, और उसके ऊपर 10 जूल, यानी कि बहुत कम ऊर्जा ऊपर पहुंच पा रही, केवल 10% भाग ही एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाता है। यानी कि उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर पिछले स्तर की उपलब्ध ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। अब आप कहेंगे कि जब 10% ही जा रही, हमने तो ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा है कि दुनिया में ना ऊर्जा बन सकती, मतलब ना ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो ये जा कहाँ रही है 90% ऊर्जा? तो 90% ऊर्जा जो अलग अलग पोषक स्तर के जीव हैं वो अपनी जैविक क्रियाओं यानी कि श्वसन, भोजन, प्रजनन, घूमना, टहलना, भागना, दौड़ना सब में खर्च कर देते हैं। केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जा पाती है। यही है लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम। एनवायरमेंट इकोलॉजी में कुछ पढ़े ना पढ़े, एक ऊर्जा का नियम और ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, हमेशा सीधा 2 बातें याद रख लेना, आपके 2 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं पार्थ की पिरामिड की। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि ये किसने दिया, तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 में पार्थ की पिरामिड नाम दिया गया, और इसी का अन्य नाम है एल्टोनियन पिरामिड। इसमें प्रथम पोषण स्तर यानी कि उत्पादक को आधार मानकर ऊपर के पोषण स्तरों को चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पिरामिड ऑफ नंबर, नीचे प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि प्राथमिक उपभोक्ता, क्या प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है, यानी कि शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स शाकाहारी हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स मांसाहारी हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फूड चेन में सबसे नीचे आते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स द्वितीयक उत्पादक होते हैं, यानी कि सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्राथमिक उत्पादक, और प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं वो द्वितीयक उत्पादक हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो तृतीयक उत्पादक हैं। क्यों? सबसे पहले उत्पादक प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर सेकेंडरी प्रोड्यूसर, फिर हैं टर्सरी प्रोड्यूसर्स। ये क्वेश्चन आते हैं। अब इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरह के होंगे, ऊर्जा पिरामिड, जैव पिरामिड और बायोमास पिरामिड और संख्या पिरामिड। सॉरी, ये 3 बार लिख दिया है। नंबर पिरामिड है, बायोमास यानी कि जैवभार पिरामिड है, और ऊर्जा पिरामिड है। ये 3 गलत लिख गया है। जैवभार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड और संख्या पिरामिड होती है। तो एक बात याद रखो, ऊर्जा पिरामिड हमेशा और हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा पिरामिड और जैवभार पिरामिड परिस्थिति के अनुसार उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के बन सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये लिंडनमैन का नियम 100%, 10%, 1%, 0.1%, 0.0%, ये आप देख चुके हैं। अब पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, यानी कि अपराइड और इन्वर्टेड कैसे बनते हैं, तो दोनों प्रकार के बन सकते हैं। अगर आपका आ जाए एक घास पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा बनता है, तो आंसर लगाना। ये आपको दिख रहा है, नीचे घास है, ऊपर शाकाहारी जीव है, फिर ऊपर प्राइमरी कार्निवोरस है, ऊपर टॉप कार्निवोरस यानी कि लाइन है। तो घास पारिस्थितिकी तंत्र का जैवभार पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, जबकि जलीय पारितंत्र का, यानी कि जैसे नदी की बात कर लेते हैं, छोटे कीड़े बड़ी मछली उससे थोड़ी बड़ी मछलियां खाती हैं, फिर उससे बड़ी मछलियां खाती हैं, तो वो वाला पिरामिड उल्टा पिरामिड बनता है। ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक घास तंत्र का, एक जलीय तालाब का, या कह देंगे तो वो जलीय तालाब का जैवभार पिरामिड उल्टा बनता है। इसके अलावा जंगल का पिरामिड, ये देख लीजिए, प्लांट्स, डियर, लाइन, वो भी हमेशा सीधा बन रहा है। नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर्स है, ये संख्या पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो नीचे जंगल में पेड़ों की संख्या ज़्यादा, फिर उससे कम हिरणों की संख्या, और सबसे कम उनकी तुलना में लाइन की संख्या, यानी कि नंबर पिरामिड होगा एक जंगल का, वो हमेशा सीधा बने। यानी रटो भी नहीं, ऐसी अंदाज लगा लो कि एक जंगल में सबसे ज़्यादा क्या होंगे, सबसे ज़्यादा पेड़ होंगे, पेड़ से ज़्यादा, फिर उससे कम क्या होंगे, शाकाहारी जीव, हिरणों की संख्या ज़्यादा होती है। फिर कहते हैं ना, शेर झुंड में नहीं आता है, ये वो, तो शेर क्या होगा, कम होते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए संख्या के हिसाब से।
और इसमें ऊर्जा का पिरामिड इसमें नहीं बन पाया है, हम आपको वीडियो में बता देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा और हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि 10% ऊर्जा ही ऊपर पहुंच पाती है। ठीक है, यही क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें भी क्रम जमाने को आ जाते हैं। तो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा इंडिविजुअल होता है कोई भी, इनका क्रम आता है कि इनकी संख्या के क्रम में बताइए तो, या इनके आकार के क्रम में बताइए। तो इंडिविजुअल का मतलब ही होता है छोटा। फिर इंडिविजुअल जब कई सारे हो जाते हैं तो बनाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद उसमें कई जीवों की पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती है, और कम्युनिटी मिलकर और सारे एरिया मिलकर आपस में अंतरक्रिया के द्वारा इकोसिस्टम बनाते हैं। फिर इकोसिस्टम में फिर वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वो कहलाता है बायोम, और बायोम से बड़ा क्षेत्र पूरा जो 3 तरह का होता है वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो इनके क्रम आ जाते हैं। तो आप याद रखिए, आईपीसी से याद रखिए, आईपीसी इंडियन पेनल कोड करके होता है ना धारा, तो आईपीसी ईबीबी, तो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। तो सबसे छोटा कौन सा होगा क्रम में? इंडिविजुअल होगा, फिर उससे बड़ा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बड़ा कम्युनिटी, कम्युनिटी से बड़ा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, और बायोम से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। बीबी में कंफ्यूजन होना, तो जिसमें बड़ा लिखने को आए वो सबसे बड़ा कर देना, यानी कि बायोस्फीयर, और बायोम छोटा सा। तो आईपीसी ईबीबी, ठीक है, ये याद रख लेना। बायोम की बात करें, बायोम की बात करें तो जब किसी परितंत्र में समस्त पादपों, जंतुओं एवं उनकी बृहद क्षेत्रीयता को सम्मिलित करते हुए उनका एक इकाई के रूप में अध्ययन करें तो वो कहलाता है बायोम। यानी कि एक बड़ा इकोसिस्टम, एक यूनिट की तरह, जहाँ पर उसके प्लांट, एनिमल और उनके क्षेत्रीयता को सम्मिलित करते हुए अगर हम पढ़ें या स्टडी करें तो वो कहलाता है बायोम। जैसे उदाहरण के तौर पर बायोम में कहीं पे डिजर्ट होगा यानी कि रेगिस्तान होगा, कहीं पे टुंड्रा होगा यानी कि बर्फीले क्षेत्र होंगे, कहीं पे ग्रासलैंड होगी यानी कि घास वन हुई होगी, कहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे, वर्षा वन होंगे, टैगा वन होंगे नुकीले वाले, और टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे। तो इस तरह से आपको ये सब एक बायोम के उदाहरण हैं, अलग अलग तरह के। ठीक है, अब बायोम में कई तरह की क्वेश्चन बनते हैं, वो आप समझ लीजिए। जैसे जहाँ पर रेन फॉरेस्ट ज़्यादा है और इसके बाद रेन फॉरेस्ट थोड़े से कम है उनको सवाना कहते हैं, और जहाँ पर जंगल कम है उनको डिजर्ट कहते हैं। नीचे देख लीजिए ट्रॉपिकल है। फिर टेम्परेट की बात करें तो टेम्परेट फॉरेस्ट उससे थोड़ी सी कम वर्षा में, और वहाँ पर ग्रासलैंड, घास भूमि ज़्यादा होगी, और वो भी डिजर्ट। उसके बाद सवाना नीचे हो गया हॉट, और ऊपर टेम्परेचर कम हुआ तो टेम्परेट, और टेम्परेट से ऊपर सब आर्कटिक, या जिसको बोलते हैं टैगा, और सबसे ऊपर होती है टुंड्रा। टुंड्रा यानी कि ध्रुवी, ध्रुवी से थोड़े नीचे वाले क्षेत्रों में टैगा, टैगा से नीचे टेम्परेट, टेम्परेट से नीचे रेन फॉरेस्ट पाई जाती है। अब बात करें बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर 2 शब्दों से बना है। बायो ग्रीक शब्द हैं ये सारे। बायोस यानी कि जिसका अर्थ है बायोस मतलब जीवन, और स्फेरिया ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ है मंडल। यानी कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जहाँ जीवन का अस्तित्व है वो कहलाता है बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल। बायोम में उसको सबको एक इकाई के रूप में अध्ययन कर रहे थे, बृहद क्षेत्र को, और पृथ्वी का पूरा क्षेत्र जहाँ पर जीवन का अस्तित्व है वो कहलाता है बायोस्फीयर। मैंने बताया था याद करने का क्रम, आईपीसी इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, और ईबीबी। ठीक है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, बीबी, बायोम, और ये ऊपर आपने बताया था बायोम, और आईपीसी इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, और बायोस्फीयर। ठीक है, तो यानी कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जहाँ जीवन का अस्तित्व है बायोस्फीयर कहलाता है। जैसे बायोस्फीयर में तीनों आ गए, इकोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और लिथोस्फीयर, यानी जमीन, पानी, और एटमॉस्फेयर आसमान, और इन तीनों का जो कॉमन एरिया है वो कहलाता है इकोस्फीयर, और इन सब को मिला के कहते हैं बायोस्फीयर। अब बात करें कम्युनिटी और बायोटिक कम्युनिटी की, यानी कि समुदाय और जैविक समुदाय के बारे में। तो समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है? एक निश्चित समय पर एक निर्धारित क्षेत्र में, यानी कि एक निश्चित टाइम पर एक निर्धारित क्षेत्र में एक साथ निवास करने वाली और
परस्पर अंतःक्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियों के समूह। अंतःक्रिया का मतलब या तो वो साथ रहेंगी या शिकार करेंगी या प्रतिस्पर्धा करेंगी, इस तरह की अंतःक्रियाएं करने वाले विभिन्न प्रजातियों का समूह कम्युनिटी या समुदाय कहलाता है। बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है, जैविक समुदाय क्या होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष की विभिन्न जातियां तथा उनके मध्य की अंतःक्रिया कहलाती है बायोटिक कम्युनिटी। जैविक अंतःक्रियाएं कैसी होती हैं, बायोटिक इंटरेक्शंस, यानी कि इसमें दो तरह की होंगी। अंतःजाति यानी कि स्वयं की जाति में जो क्रियाएं होंगी, और अंतर्जाति यानी कि दो भिन्न भिन्न या कई भिन्न भिन्न जातियां एक साथ रहेंगी तो आपस में उनका क्या एक दूसरे के प्रति व्यवहार, प्रतिस्पर्धा, आक्रमण, सहचर्यता क्या क्या होती है, वो कहलाती हैं जैविक अंतःक्रियाएं। जैविक विभव क्या होता है, बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, यदि किसी जीव की प्रजनन क्षमता आदि पर्यावरण प्रतिरोध से मुक्त हो तो इसे जीव का जैविक विभव कहते हैं। यानी कि उसे फर्क नहीं है पर्यावरण में क्या हो रहा है, पर्यावरण नुकसान हो रहा है, उनकी आबादी धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है। इंसानों में भी कई ऐसी कम्युनिटी है जिनका बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, धड़ाधड़ आबादी बढ़ाते रहते हैं। और उदाहरण के तौर पर जीवाणु और चूहे, चूहे कहीं भी हों आपको देखें, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आग लग जाए, बम फूट जाए, फर्क नहीं, आबादी धड़ाधड़ बढ़ती रहती है। तो जीवाणु और चूहे इन पर, इनकी प्रजनन क्षमता पर पर्यावरण के नुकसान का या पर्यावरण अच्छे बुरे फर्क नहीं है, तो वो कहलाते हैं उन जीवों का बायोटिक पोटेंशियल या जैविक विभव, जैसे जीवाणु और चूहे। अब बात करें हैबिटेट और इकोलॉजिकल नीच के बारे में। इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं, शॉर्ट में देख लीजिए। हैबिटेट मतलब ये एल्टन ने दिया था 1927 में, इंपॉर्टेंट है, और द प्लेस वेयर इट लिव्स। हैबिटेट और नीच में मुख्य अंतर क्या है, हैबिटेट होता है एड्रेस और होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जबकि नीच में होता है ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स कम्युनिटी। अंतर क्या है ये अभी आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, हैबिटेट मतलब है जहां पर वो जो एरिया उसने कवर किया है स्पीसीज ने, जबकि नीच क्या होता है, उसी इकोसिस्टम में वो फंक्शनल स्पेस जहां पर वह विभिन्न अंतःक्रियाएं करता है वो कहलाता है उसका नीच। सेम हैबिटेट कई स्पीसीज के द्वारा शेयर किया जा सकता है, जबकि सिंगल नीच हर एक जीव की, हर स्पीसीज की एक सिंगल नीच होती है। हैबिटेट, ठीक है, स्पेसिफिसिटी इज एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म में चेंज देयर नीच विद टाइम एंड सीजन। यानी कि नीच को जीव अपने समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि आप सीधे सीधे अंतर कुछ नहीं, नीच मतलब जहां पर एक ही कम्युनिटी का एरिया हो। उदाहरण के तौर पर आपका घर है, तो वो घर में जो घर है वो हैबिटेट है, वहाँ पर आप रहते हैं और आपके अलावा कई लोग और रहते हैं, तो वो है हैबिटेट। जबकि नीच में क्या है, आपका रूम है, आपका पर्सनल रूम है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप रहते हैं। बस इतना अंतर समझ लीजिए, अकल लगाइए मत, अब जो अंतर पूछा जाएगा आप खुद समझ जाएंगे कि आपका कमरा नीच है। और याद करने का ट्रिक क्या है, कमरे में कौन रह रहा है, घर वाले कहते हैं ना नीच रह रहा है। हाँ, तो घर में जो आपका कमरा वो नीच है और आपका जो घर है वो हैबिटेट है। तो हैबिटेट कई लोगों के द्वारा शेयर किया जा रहा है, जबकि नीच में आप और आप, सिर्फ आप हैं, और आप कमरा बदलते रहते हैं मौसम के अनुसार कि इस कमरे में सर्दी में रहेंगे, इस कमरे में गर्मी में रहेंगे। ऐसा भी आप करते हैं कि ऊपर वाले में शिफ्ट होंगे, नीचे वाले में शिफ्ट होंगे, तो वो कमरा आपका नीच है और वो घर आपका हैबिटेट है। अब बात करें की स्टोन प्रजातियों के बारे में। की स्टोन प्रजातियां मतलब आपको नाम से ही समझ में, कोई चीज़ हो ना, सफलता की कुंजी जो हम लोग कहते हैं की है। की का मतलब है कि वे प्रजातियां जिनकी संख्या चाहे कम हो अथवा ज़्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है 20 ही शेर हो एक जंगल में, लेकिन उनका बना रहना बाकी जीवों के बने रहने के लिए आवश्यक है। कि स्टोन प्रजातियों के विलुप्त हो जाने से अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि दुनिया की सारे मांसाहारी जीव, या मान लीजिए जंगल से शेर समाप्त हो जाएं,
जंगल से शेर और तेंदुए समाप्त हो जाएं या चीते समाप्त हो जाएं तो क्या होगा, शाकाहारी जीवों उनकी संख्या बढ़ जाएगी। उनकी संख्या बढ़ते ही वो पेड़ों को चरना शुरू कर देंगे अंधाधुंध, और उनकी आबादी बढ़ती जाएगी। जब आबादी बढ़ेगी और तेजी से चरेंगे, उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, जब सारी वनस्पति खत्म हो जाएगी वो रेगिस्तान में बदल जाएगा। लेकिन अगर शेर या चीता या बाघ हैं तो क्या करेंगे कि जो शाकाहारी कम्युनिटी है बढ़ेगी आबादी, और उसमें से कुछ खा लेंगे। तो आबादी तो बढ़ेगी लेकिन उसमें कुछ कुछ निपटाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि बैलेंस बना रहेगा। वो बैलेंस जरूरी रखने वाली जो प्रजाति होती है वो कहलाती है कीस्टोन प्रजाति। अब बात करें इकोटोन के बारे में, तो इकोटोन का मतलब ही है दो इकोसिस्टम के बीच का क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन। उदाहरण के तौर पर ये आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें लैंड इकोसिस्टम यानी कि ज़मीन के, और एक्वाटिक यानी कि जलीय इकोसिस्टम है। अब इसके जो जहाँ पर मिलान बिंदु है वहाँ पर वो है इकोटोन, मार्शलैंड, दलदली भूमि, वो क्या हो गई, इकोटोन। और ज़रूरी नहीं है इसमें यही सिस्टम हो, इसमें और भी पारितंत्र कोई भी दो इकोसिस्टम के संक्रमण क्षेत्र यानी कि मिलान बिंदु क्या कहलाता है, वो कहलाता है इकोटोन। कैसे हो सकता है एक जंगल हो, जंगल के बगल में मरुस्थल हो, तो जंगल और मरुस्थल के जो मिलने का पॉइंट है वो भी इकोटोन कहलाएगा, यानी कि दो पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। इकोटोन में होता क्या है कि जो प्रजाति इकोटोन में पाई जाती है उसमें कुछ अभिलक्षण एक इकोसिस्टम के होंगे और कुछ अभिलक्षण दूसरे इकोसिस्टम के भी पाए जाते हैं। जैसे कछुआ और मेढक की देख लीजिए, वो जल में भी रह सकता है, वो थल में भी रह सकता है। अब बात करें कोर इफेक्ट की। कोर इफेक्ट क्या होता है? कोर इफेक्ट का मतलब होता है एज इफेक्ट जिसको बोलते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम ए और बी, जहां पर दो पारितंत्र मिलते हैं यानी कि जहां पर इकोटोन होता है वहां पर जैव विविधता बहुत उच्च पाई जाती है। यानी कि वहां पर एक प्रजाति ए भी पाई जाएगी, वहां पे बी की भी प्रजातियां पाई जाएंगी, उसके साथ साथ कुछ नई प्रजातियां भी पाई जाएंगी जिनमें जो दोनों में रहने के लिए उपयुक्त है। तो ए और बी के अलावा कुछ नई प्रजातियां भी पाई जाएंगी। यानी कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि मान लीजिए ए पारितंत्र में 3 स्पीसीज हैं, बी में 3 हैं, तो इकोटोन में 9 स्पीसीज हो गई, यानी कि 3 एक्स्ट्रा स्पीसीज कोई बनेंगी जो दोनों के इकोटोन में रहने के लिए उपयुक्त हैं। तो उनमें क्या हो गई, जैव विविधता उस एरिया में अधिक। जैव विविधता मतलब अलग अलग, जैव विविधता का मतलब ये नहीं है कि एक ही प्राणी के एक ही स्पीसीज की संख्या बहुत ज़्यादा हो। मतलब एक जगह पर अगर 1000 मान लो शेर हैं, शेर नहीं सॉरी चीतल है, हिरन है, 1000 हिरन हैं, और एक जगह पर 50 हिरन हैं, 50 घोड़े हैं, 50 गधे हैं, 50 जेब्रा हैं, 50 शेर हैं, सब कुछ ऐसे थोड़े थोड़े सब कुछ हैं। तो जैव विविधता और संख्या कुल 500 ही है, तो जैव विविधता कहाँ ज़्यादा मानी जाएगी, जहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के 50-50 हैं, तो बशर्ते ना कि जहाँ पर एक ही प्रजाति के 1000 हैं। यानी कि जैव विविधता का मतलब ये है अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग प्रजातियों की संख्या जहाँ पर ज़्यादा होगी वो कहलाएगा जैव विविधता, और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है कोर इफेक्ट यानी कि इकोटोन्स में। अब बात करें सूचक प्रजातियां, इस पर यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। ऐसी प्रजातियां जो जलवायु एवं पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम घर का उदाहरण ले लेते हैं। घर में बच्चे, अगर लाइट चली जाए सबसे पहले रोना कौन शुरू करता है? बच्चे। ठीक है, सर्दी लगे रोना कौन शुरू करता है? बच्चे। अंधेरा होते ही रोना कौन शुरू करता है? बच्चे। तेज लाइट पड़ जाए आंख पे रोना कौन शुरू? बच्चे। तो बच्चे घर की कौन सी हैं? सूचक प्रजातियां। उसी तरह से अगर हमारे पर्यावरण में कुछ परिवर्तन होते हैं तो वो प्रजातियां जो या तो बढ़ जाती हैं, सूचक प्रजातियां, जरूरी नहीं है कि वो उनकी संख्या खत्म हो जाए तो ही उन्हें सूचक प्रजातियां कहेंगे। लाइकेन और कोरल, यानी कि अगर किसी प्रजाति की संख्या अचानक से घट या अचानक से बढ़ जाए पर्यावरण में परिवर्तन के कारण, तो
उन प्रजातियों को सूचक प्रजातियां कहते हैं। वो बता देते हैं किसी की संख्या ज़्यादा बढ़ गई या किसी की संख्या बिल्कुल गायब हो गई या कोरल का जैसे रंग गायब हो गया, तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है, तो वो प्रजातियां कहलाती हैं सूचक प्रजातियां। उदाहरण के तौर पर लाइकेन और कोरल। अब बात करें फाउंडेशन स्पीसीज यानी कि फाउंडेशन प्रजातियां की। फाउंडेशन प्रजातियां वो होती हैं जो अन्य प्रजातियों के निर्माण या अस्तित्व का आधार तैयार करके उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे कोरल। तो कोरल रीफ क्या है? कोरल रीफ में सीधे सीधे कैल्शियम कार्बोनेट की वो एक चट्टान नुमा संरचना होती है और उसमें कई जीव, कई मछलियां रहती हैं, है ना। कई तरह की प्रजातियां रहती हैं, उन पर शैवाल भी पाए जाते हैं। तो वो क्या है? फाउंडेशन यानी कि बेस है, उसी के इर्द गिर्द पूरा जीवन चक्र कई जीवों का चलता है, तो वो प्रजातियां कहलाती हैं फाउंडेशन प्रजाति। अब बात करें अम्ब्रेला प्रजाति। तो अम्ब्रेला प्रजाति होती एक तरह से कीस्टोन प्रजाति ही है, लेकिन इसको मानने का या निर्धारित करने का कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन इनकी अम्ब्रेला फैला हुआ होता है, तो ये कई क्षेत्रों में फैली हुई होती हैं, तो वो कहलाती हैं कीस्टोन के साथ साथ अम्ब्रेला स्पीसीज। जैसे एलिफेंट है, चीता है, हमने आपको बताया था, वो अम्ब्रेला प्रजाति है। और इसके अलावा उदाहरण के तौर पर हम बात करें, गूलर के वृक्ष हैं, अंजीर के वृक्ष हैं, वो भी एक अम्ब्रेला प्रजाति है। अंजीर के वृक्ष तब फल प्रोवाइड करते हैं जब कई पेड़ों में फल नहीं होते हैं, और बंदर उनको खाकर पूरे उनके बीजों का प्रकीर्णन जंगल में करते हैं, तो और अंजीर के पेड़ उगते हैं। इस तरह से उसमें बंदरों की जंगल की संख्या बढ़ी, बंदरों की संख्या बढ़ी, बंदरों ने और फैलाया और उन्होंने उस प्रजाति को यानी कि अंजीर की प्रजाति को फैलाया, और जब जंगल बढ़ेगा तो और जीव बढ़ेंगे, यानी कि वो एक अम्ब्रेला स्पीसीज भी है। और कुल मिला के जो की स्टोन प्रजाति की तरह ही होती हैं और एक विस्तृत रेंज में पाई जाएंगी, यानी एरिया ज़्यादा में होंगी, वो कहलाएंगी अम्ब्रेला प्रजाति। उदाहरण के तौर पर चीता। अब बात करें जैव संचयन और जैव आवर्धन के बारे में, तो बायो एक्युमुलेशन यानी कि जैव संचयन और बायो मैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन के बारे में। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में पॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो अगर बढ़ जाए तो उसको कहते हैं जैव संचयन। और लेकिन अगर एक फूड चेन में उसका परसेंटेज बढ़ जाए, यानी कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन अ फूड चेन, एक खाद्य श्रृंखला में अगर किसी पॉल्यूटेंट का परसेंटेज बढ़ जाए तो उसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसके 2 वीडियो और जल्द से जल्द आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।